तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? ऊषा। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। ये हमारे कवियों का कवि है, कवि नाम से फेमस है, तो यही पढ़ने वाला है। और इसका फ्री में पीडीएफ नोट्स चाहिए बस मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा तो सब बताते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, छोड़ के मत जाना, बस क्वेश्चन करके जाना भाई, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। तो क्या पढ़ने वाले आज? काव्य काव्य खंड के चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? ऊषा। और जिसके लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव करके जाना, वैसे मत जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो पहले हम इस चैप्टर में मतलब कि क्या क्या है, तो मुख्य रूप से जो हमारे कवि जी है शमशेर सिंह बहादुर, वे सूर्य की जब सुबह में सूर्य के प्रकाश की किरणें निकलती है तो उससे वर्णित मतलब कि उसको प्रदर्शन करते हुए वे व्याख्या करते हैं। ठीक है, इस कविता में। और इसी के बारे में सब कुछ बताया गया है कि ये तुलना की है प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक में सूर्य के प्रकाश किरणें जब सुबह में उगती है तो कैसे वह नीले कमल, नीले शंख की तरह दिखती है। ठीक है, बस यही है, बस इतना ही जानना है, थोड़ा वर्णन किया है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा? तो कवि परिचय से मिलेगा। ठीक है, इसका कवि परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कवि जी के बारे में पहले। ठीक है, तो हमारे कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, कवि का क्या नाम है? शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म कब हुआ? तो 13 जनवरी 1911 में। ठीक है, कहाँ पे? तो उत्तराखंड के देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। चलिए आगे आगे है, इनका निधन कब हो गया? तो वह निधन इनका 1993 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, और माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम था प्रभुदेई। ठीक है, क्या नाम था? प्रभुदेई। और पिता तारीफ सिंह। ठीक है, क्या नाम है? तारीफ सिंह। चलिए, तो ये थे, ये भी एक साहित्य प्रेमी थे। आगे इनकी शिक्षा, जो हमारे शमशेर बहादुर सिंह है, इनकी शिक्षा 1928 में हाई स्कूल यानी कि 10th पास किए। ठीक है, और 1931 में इंटर पास किए। 1933 में बीए इलाहाबाद इलाहाबाद से किया। ठीक है, आगे 1938 में एमए इंग्लिश से किया। कौन से विषय से एमए किया? इंग्लिश विषय से। और कहाँ से? तो इलाहाबाद से। इन्होंने, ये अब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना याद रखना। और डेट डेट को बस समझ लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में बहुत लेखक परिचय में आपको बहुत सारी डेट मिलेगी, तो डेट को बस ध्यान में रखना है और ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, याद करने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है डेट को। ठीक है, और सारी चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो 1929 में धर्म देवी से विवाह हुआ, यानी कि क्या कहते हैं, हमारे लेखक है, इनके किन से विवाह हुआ? तो धर्म देवी से। क्या नाम था इनकी पत्नी का? बहादुर। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? धर्म देवी। धर्म देवी। आगे 1933 में पत्नी की मृत्यु, बहुत ही 4 साल बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हुई। 1929 में इनसे विवाह हुआ और 1933 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। आगे पत्नी की मृत्यु के बाद परिवार विहीन हो गए। ठीक है, क्या हो गया? एक तरह से अधूरा हो गया बहुत ही। इसके बाद वृत्ति, इन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या पेशा रहा, इनकी वृत्ति क्या रही? ठीक है, तो कहानीकार रहे, रूपाव थे, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियाँ के संपादन कार्य से जुड़े। ठीक है, उन्होंने हिंदी, सॉरी, उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन किया। कौन से? हिंदी उर्दू ग्रामर, कोश मतलब ग्रामर। ठीक है, का संपादन किया। ठीक है, इसके बाद प्रेम 1981 से 1985 तक प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के
अध्यक्ष बने। तो ये अपने जीवन में क्या है, अध्यक्ष भी बने विद्यालय के। कौन से? सर्जन पीठ विद्यालय। आगे इनकी यात्रा तो 1978 में, ये याद रखना, ये डेट याद रखना। 1978 में कहाँ गए? तो सोवियत रूस गए की यात्रा इन्होंने की है, ठीक है। मतलब घूमने गए 1900 कुछ किसी चीज पे 1978 में। कहाँ? तो सोवियत रूस की यात्रा किया, ठीक है। चलिए इनकी कृति है ये कुछ जो इनकी रचना है, बस ये डेट नहीं याद रखना, ठीक है। डेट को मारो गोली, डेट को भूल जाओ। दूसरा संपादक, कुछ कविताएं लिखी है, ठीक है। ये सब इन्होंने लिखा है, ज़्यादा इस पे जोर नहीं देना। उसके बाद चलिए तो आप महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेगा जो अभी कराए गए। तो बस ये 10 से 15 मिनट में ये वीडियो समाप्त हो जाएगा क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। तो पहला है शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे, नागार्जुन आदि के समकालीन कवि थे। किसके? तो अज्ञे, नागार्जुन कवि के कौन थे? तो समकालीन, यानी उस समय के कवि थे, ठीक है। किसके? तो अज्ञे और नागार्जुन के। शमशेर बहादुर सिंह समकालीन कवि थे। आगे उन्होंने प्रयोगशील कवि के रूप में दूसरा सप्तक में पहचान मिली, ठीक है। दूसरा सप्तक में इनको पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने लेखन कार्य 30 के दशक में शुरू किया। किस दशक में? 30 के दशक में। चलिए आगे उन्होंने स्वच्छतावाद, प्रतिवाद, प्रयोगवाद, नई कवितावादी, वस्तुवादी, यथार्थवाद और कला कलावादी कवि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इतने चीज के बारे में इन्हें जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? कवियों का कवि। इन्हें क्या कहा जाता है? कवियों का कवि कहा जाता है। ये काफी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, ठीक है। तो इसे याद रखना 5 नंबर को। चलिए आगे आगे यहाँ उनकी प्रसिद्ध कविता उषा, जो ये कविता है उषा, कहाँ से संकलित है? जिसमें उन्होंने उषा का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया है। यानी कि बिंबों मतलब सूर्य के प्रकाश की किरणों से किया है, ठीक है। किससे? तो सूर्य के प्रकाश की किरणों से। चलिए आगे उषा कविता प्राकृतिक वर्ण वर्णन से संबंधित है। किससे? प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है। आगे अरुण कमल अरुण कंवल का कथन है, शमशेर ऐसे कवि है जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कौन? तो कमल, अरुण कंवल, ठीक है। अरुण कंवल कहते हैं किसके बारे में? तो शमशेर बहादुर सिंह के बारे में, कि ये अपना असर धीरे धीरे दिखाते हैं। नम्मा पॉइंट, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातः काल के आसमान की तुलना नीले शंखों से की है। किससे? जब सुबह होता है, प्रातः काल होता है, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें धीरे धीरे बिखरने लगती है, तब आसमान का जो रंग होता है बहुत ही तेजी से चेंज होता है। तो उसे क्या कहते हैं? नीले शंख से तुलना की है, ठीक है। किससे? तो नीले शंख से। चलिए आगे अगला पॉइंट है सूर्योदय होते ही उषा का जादू, यानी कि जो कलर हर टाइम चेंज हो रहा है, एक समय बाद वो कलर चेंज होना खत्म हो जाता है, वही जादू। तो उषा का जादू टूट जाता है, यानी खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे तो यही चैप्टर में हुआ है कविता में, बस और कुछ नहीं। इसके बाद इसका सारांश है वो पढ़ लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो उषा शीर्षक कविता शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित है, जिसमें कवि बताते हैं कि होने से पहले का समय बहुत शांत और सुंदर होता है। इस समय आकाश बिल्कुल साफ और नीला दिखाई देता है, जैसे शंख को धोकर चमका दिया गया हो। ऐसे लगता है जैसे किसी ने रसोई के चौके को
राख से लीप दिया, ठीक है, लीप दिया ये कहते हैं। इसका भावार्थ सारांश है, लेखक के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे। थोड़ी देर बाद पूरब दिशा में हल्का लाल रंग फैलने लगता है, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश की किरणों से क्या, तो हल्का हल्का लाल रंग फैलने लगता है, यानी लालिमा। तब आकाश ऐसा लगता है जैसे काली सील पर लाल केसर घिस दिया गया हो। स्टेल स्लेट स्लेट पर किसी ने लाल चाक रगड़ दी हो, ठीक है, चौक होगा यहाँ पे, रगड़ दी हो। यह दृश्य बहुत मनमोहक होता है, ठीक है, कौन सा, तो बहुत ही मनमोहक, मन को मोह लेने वाला। नीले आकाश को देखकर ऐसा लगता है जैसे नीले पानी में किसी का गोरा और अ, चमकता शरीर लहरों के साथ हिल रहा हो। लेकिन यह सुंदरता ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, ठीक है, जो ये सुबह की किरणें हैं, ये चमत्कार ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, ठीक है। सूर्य होते ही उषा का जादू रूप समाप्त हो जाता है, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं, धीरे धीरे अंधेरा गायब हो जाता है और आसमान का रंग चेंज होने लगता है, ठीक है। तो नीला, थोड़ा फिर उसके बाद लाल, ऐसे ऐसे पूरा फ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो यही बताया गया है। चलिए आगे। इसके बाद हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले, उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है। तो हम करने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, शमशेर को किस नाम से पुकारा जाता है, तो किस नाम से, कवि के कवि हो सके, कवियों के कवि के नाम से, ठीक है, कवियों के कवि के नाम से शमशेर सिंह बहादुर को। शमशेर ऐसे कवि है जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं। यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, अरुण कंवल का, ठीक है, किसका, अरुण कंवल का। आगे, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। आगे, किस कवि ने सीली यानी खड़िया चौका शब्दों का प्रयोग किया है, तो किस कवि ने, इस कविता में, उषा कविता में, तो शमशेर बहादुर सिंह ने चौका का यानी सिल्ली ये सब का प्रयोग किया है, भाषा का, शब्द का। आगे, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातः काल के आसमान की तुलना किससे की है, तो किससे किया, नीले शंख से, किससे, नीले शंख से। चलिए, निबंध में निम्न में शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है, तो कौन सी है, शमशेर बहादुर सिंह की द्वारा लिखी गई उषा, कौन सी है, उषा। चलिए आगे, बस एक मिनट। तो बस हमारा इतना ही था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। तो भाई हिंदी में क्या आता है, क्वेश्चन ही आंसर, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव, यही मेन रहता है, ठीक है। और ग्रामर, ग्रामर भी स्टार्ट हो चुका है, किसका, व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो चल ही रहा है, इसका पीडीएफ भी बन चुका है, प्लेलिस्ट, सॉरी। तो अब हम करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो इसे देख के जाना, 2x पे लगाओ, देखना स्टार्ट कर दो। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, देख सकते हो कितनी बार, 24 तक पूछा गया है, इस बार पूछने की संभावना है। प्रातः प्रातः काल का नव कैसा है, तो प्रातः काल का नव नीले नीले शंख के समान चमकीला और पवित्र है। कैसा है, नीले शंख के समान और चमकीला है, ठीक है, चमकीला और पवित्र है। चलिए आगे, उषा का जादू कैसा है, तो उषा का जादू कैसा है, उषा का जादू बहुत ही मनमोहक है, ठीक है, कैसा है, बहुत ही मनमोहक है। उसके कारण आकाश कभी नीले शंख जैसे, कभी राख से लिपा रसोई जैसा, और कभी काली रस पर अ, सी कभी काली सील पर लाल केसर के जैसा दिखाई देता है। ऐसा सुंदरता केवल सूर्योदय के पहले ही देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारे लेखक कहते हैं, ठीक है। ये उषा कैसा जादू है, इसके बारे में, ठीक है। उषा कविता में कवि को सुबह का आकाश कैसा दिखता है, तो कैसा दिखता है, यही होगा सेम आंसर। उषा कविता में कवि को सुबह का आकाश
कभी नीले शंख जैसा, तो कभी राख से लिपा रसोई जैसा, और कभी काली सील पर लाल केसर के जैसा दिखाई देता है। ऐसे सुंदरता केवल सूर्योदय के पहले ही देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन अलग है, खाली आंसर सेम है, उसी मतलब है। लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसकी तुलना किससे की है? तो कवि शमशेर बहादुर सिंह ने लाल केसर और लाल खड़िया चाक का प्रयोग सुबह के आकाश की लालिमा देखने के लिए किया है। किसकी? तो जो सुबह में सूर्य की किरणों के कारण जो हल्का हल्का लाल रंग की लालिमा दिखाई देती है ना, उसके लिए किसका? तो लाल केसर और लाल खड़िया का शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे, नीले जल में किसी किसी की गोरे गोरे देह हिल रही है। उषा शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दे। ठीक है, नीले जल में झिलमिलाती गोरे देह सूर्य का प्रतीक है। किसका? तो सूर्य का प्रतीक है, सूर्य के प्रकाश का प्रतीक है। जब सूर्य की सुनहरी किरणें जल के सतह पर पड़ती तो ऐसा अ, लगता है जैसे घोर दे कोई गोरा दे सॉरी कोई जैसा गोरा दे हिल रहा हो। ठीक है, चलिए। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? तो जो कवि कहते हैं इस कविता में, कवि कहना चाहते हैं कि प्रातः काल का नीला और चमकता आकाश ऐसा लगता है जैसे राख से लिपा हुआ चौका हो, जो कभी भी गीला और क्या चमकदार है, जो अभी भी गीला और चमकदार है, ये कहते हैं। प्रातः काल के नभ की तुलना बहुत नीला शंख से क्यों की है? ठीक है, क्यों किया गया है? तो कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातः काल के नभ की तुलना बहुत नीला शंख से इसलिए किया है क्योंकि जिस प्रकार शंख की ध्वनि बहुत पवित्र और मनमोहक होती है, ठीक उसी प्रकार प्रातः काल का आकाश आकाश भी बहुत नीला और शांत होता है। ठीक है, जो सबके मन को हर लेता है। ठीक है, चलिए, ये खत्म होता है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यही उत्साह के बारे में चैप्टर का सारांश पूछा हुआ है। इसके बाद सप्रसंग व्याख्या है। तो सप्रसंग व्याख्या आप सभी को पता होगा कि मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, जादू टूटता है इस उषा का। तो उषा चैप्टर का नाम मेंशन है। ठीक है, समझ जाना। इसके बाद बहुत काली सील जरा से लाल केसर, ये सब किस चैप्टर से में है? तो उषा चैप्टर में। ठीक है, चलिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो कहाँ पे मिलेगा? इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम में मिल जाएगा, जहाँ पे आप ज्वाइन होकर इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।